क्लास 10th में सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। और मेंडलीफ हम लोग पढ़ रहे थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हमने क्या क्या मेंडलीफ के बेनिफिट्स हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या क्या उपलब्धियां थीं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे, इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हमने बताया था कि मेंडलीफ की जो लिमिटेशंस थे, ठीक है, क्या क्या कमियां थीं, इनकी सीमाएं क्या थी, यहां से स्टार्ट करना था। और चलिए यहां से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिमेरिट्स था, जो आज भी हमको लग रहा है कि आज भी ये बना हुआ है, तो यह पहला डिमेरिट था कि हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में सुनिश्चित नहीं किया गया था। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वह हैलोजनों से भी मिलती है, और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्षार धातुओं यानी एल्कली मेटल से भी मिलती जुलती है। ठीक है, क्षार धातुएं क्या होती हैं? एल्कली मेटल होती हैं, जो एल्कली का निर्माण करती हैं। ऐसे धातुओं से भी क्या होती हैं? मैच करती हैं। साथ ही साथ जो हैलोजन्स हैं, ठीक है, साल्ट फार्मेशन होता है, उसका मतलब साल्ट फार्मिंग एलिमेंट्स, उनसे भी मिलती जुलती इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे क्या क्या गुण इसके मिल रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है, देखिए HCl, यहाँ पे HCl और यहाँ पे NaCl, ठीक है, यानी हाइड्रोजन भी हैलोजन से रिएक्शन करके EX टाइप का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, EX, E फॉर एलिमेंट, X फॉर हैलोजन। ऐसे ही E फॉर एलिमेंट एंड X फॉर हैलोजन, यह एल्कली मेटल के भी एलिमेंट बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, ठीक है, और सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Na2O बनाता है। तो पहले हम हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से एल्कली मेटल से मैच कर रहा है, इसको हम यहां पर दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करके H2S टाइप का कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही सोडियम भी सल्फर से रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2S। ठीक है, तो इनके जो कंपाउंड हैं उनके फार्मूला क्या होते हैं? मैच कर रहे हैं। क्षार धातुओं एवं हैलोजन कुल की समानता को देखते ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उचित स्थान पे रखिए। मतलब आपसे कह रहा है कि कहाँ रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एल्कली मेटल से यानी क्षार धातुओं से मैच कर रही है, इसलिए उसी ग्रुप में रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्षार धातुओं वाले ग्रुप में रखा जाना चाहिए। और हैलोजनों से भी मैच करती है। कैसे मैच करती है? जैसे हैलोजन X2 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जैसे Cl2 बनता है, Br2 बनता है, I2 बनता है, ऐसे ही H2 भी बनता है। ठीक है, जिस प्रकार से एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। कोई भी एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करता है? सोडियम आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक, ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है? हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एल्कली मेटल से मैच कर रही है। ठीक है, अब कुछ हम प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हैलोजन से भी देख रहे हैं कैसे मैच करती है, देख सकते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन है, तो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले करके क्लोराइड आयन बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, हाइड्राइड आयन बनाता है। तो
हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजनों से भी क्या करती है, मैच करती है। तो ये कंफ्यूजन था दिमाग में कि कहीं न कहीं हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखा जाए, और इस प्रकार से हाइड्रोजन का स्थान उचित स्थान नहीं रखा जा सका। दूसरा क्या है कि मेंडलीफ जब पीरियाडिक टेबल बना था, उस पीरियाडिक टेबल के बनने के बाद आइसोटोप्स का पता चला, ठीक है, समस्थानिकों का पता चला। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे बहुत सारे एटम हो सकते हैं जिनके एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे 1H1 है, ठीक है, 1H1 है, 1H2 है, 1H1 है, ठीक, इधर लिखेंगे, और 1H2 है, 1H3 है, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ये तीनों हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्या इनमें सिमिलरिटीज है? सबके एटॉमिक नंबर सेम है, केवल क्या है, मास नंबर में अंतर है। यहाँ देखिए मास नंबर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इस तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन का दिया है, ठीक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 पे विचार कीजिए। क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, ये दोनों क्लोरीन के ही एटम हैं, ठीक है, बस क्या होगा, मास नंबर में अंतर होगा। तो फिर कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसको पीरियोडिक टेबल में अगर रखना हो तो कहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है, हमारे पास एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हम क्या कर रहे हैं, केवल एलिमेंट को दिखा रहे हैं, अब एलिमेंट के आइसोटोप्स को कैसे दिखाएंगे। तो यह एक क्या था, डिमेरिट था, और यह डिमेरिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी भी बना हुआ है। वहाँ भी अभी तक ये दूर नहीं हो पाया कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल बनाया जाए जिनमें आइसोटोप्स को भी दिखाया जा सके। तो और एक और डिमेरिट था, इन्होंने क्या किया था, जब एलिमेंट को इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था तो कुछ एलिमेंट को इन्होंने एडजस्ट कर दिया था, जैसे निकिल और कोबाल्ट को, ठीक है, निकिल और कोबाल्ट में भी इन्होंने क्या किया था, एडजस्ट कर दिया था। इनका ये मानना था कि हो सकता है कि एटॉमिक वेट के कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, और अधिक एटॉमिक वेट वाले को ये पहले रख दिए थे, ठीक है, और कम एटॉमिक वेट वाले को बाद में रख दिए थे। तो ये क्या था, ये भी एक डिमेरिट था मेंडलीफ का। देखिए ये चीज हम इसी चीज को बता रहे थे, निकिल और कोबाल्ट को, ठीक है, यहां देख लीजिए, कोबाल्ट का होता है 58.93 और निकिल का होता है 58.71। तो पॉइंट में थोड़ा सा अंतर था, तो इनको ये लगा कि हो सकता है कि एटॉमिक वेट कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो कोबाल्ट को ये पहले रखे थे और निकिल को बाद में रखे थे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, निकिल को पहले रखा जाना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में रखा जाना चाहिए था। इनके हिसाब से एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा था ना, तो एटॉमिक वेट जिसका अधिक है उसको पहले कैसे रख देंगे। तो ये क्या था, ये भी एक डिमेरिट था।